हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पूरा कवर किया है वर्ल्ड के ज्योग्राफी को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। गाइस चलिए क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम लोगों ने अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए। चांद ने बहुत सारे नखरे दिखाए, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और 2019 में जो हमारा चंद्रयान 2 था वो असफल हो गया था। फिर दोबारा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। उम्मीद करेंगे कि हमारा देश दुनिया का पहला देश बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा। चलिए इसी जोश जुनून के साथ में अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पढ़ेंगे भारत का भूगोल और उसका सामान्य परिचय देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा भारत है उसका मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अगर कोई पूछे कि हमारा भारत किस गोलार्ध में है तो पूरी तरीके से हमारा जो भारत है ये हमारी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपर इधर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा देश स्थित है। तो हमारा देश पूरी तरीके से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि ये हमारा भारत है, इसकी मुख्य भूमि का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अब सबसे पहला स्थान हो गया, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। हम लोग जनसंख्या की दृष्टि में पहले हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है, जनसंख्या हमारी ज़्यादा हो चुकी है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कैसे समझेंगे एक बार देखिए। हमारा प्यारा भारत है, ये कह रहा है इसका सुदूरस्थ, ये तो हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। तो मुख्य भूमि पर जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलेगा, लेकिन जो भारत का सुदूरस्थ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है। तो यहाँ पर जो ग्रेट निकोबार है, क्योंकि सबसे नीचे यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार है, तो हमारा सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट में स्थित है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, अगर सुदूरस्थ पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। आगे बढ़ेंगे। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु हमारा है कौन सा? इंदिरा कोल। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमि पर, और अगर सुदूरस्थ की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता या गुहार मोती जिसको बोलते हैं गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ पर है? गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्य के उगने का समय का अंतर है वो लगभग 2 मिनट का है। 2 मिनट का नहीं, 2 घंटे का है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हमारी है 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य गुजरात है। 1214.70 किलोमीटर सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। दूसरी तटरेखा वाला सबसे लंबी तटरेखा वाला दूसरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 1962 किलोमीटर है। गोवा राज्यों की में अगर छोटे राज्यों में बात करेंगे तो गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है 118 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से जो उसकी सीमा है। भारत के 9 राज्यों की जो सीमा लगी हुई है समुद्र तट से लगी हुई है। कैसे देखेंगे? इधर देखिए। पश्चिम की तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे आपको मिलेगा कौन? गोवा के नीचे कर्नाटक और केरल। पश्चिमी तट पर पूछा जाता है तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनके तट से अपनी सीमा को लगाते हैं। अगर पूर्वी बिंदु की तरफ बात करेंगे या पूर्वी घाट की बात करेंगे
पूर्वी बिंदु नहीं, पूर्वी घाट की तरफ देखेंगे तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? ये कि पश्चिम बंगाल, उसके नीचे जाएगा ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पूछा जाता है टोटल राज्य है 9, पश्चिमी घाट में 5 हैं और पूर्वी घाट की तरफ 4। आई होप समझ में आ गया होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। ऑप्शन में या तो प्रयागराज रहेगा या मिर्ज़ापुर या नैनी रहेगा, इसमें से तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से जाती है? ये प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पढ़ते रहिए। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों की अगर बात करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर लद्दाख में। अब इसके नाम देखेंगे। भारत अपने किन पड़ोसी देशों के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो याद रखना। पाकिस्तान की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है? तो ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कभी कभी डायरेक्ट इसमें से 3-4 ऑप्शन रहेंगे और पूछेगा इसमें से किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। फिर से देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से लगती है। बांग्लादेश के साथ में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय से सीमा साझा करता है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। चीन की सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से चीन अपनी सीमा को साझा करता है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है। याद कैसे रखेंगे? साब। भूटान गए साब, सा से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। म्यांमार से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। यह हमारा पूर्वी बिंदु हो गया और यहाँ से जो सीमाएं लगती हैं वो म्यांमार के साथ में लगती हैं। तो क्रम भी याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेपाल के साथ में लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो याद रखना है, उत्तर बस पंचरवा, उत्तर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बस से बिहार और सिक्किम और पंचरवा से पश्चिम बंगाल। अफगानिस्तान अपनी सीमा लगाता है, किसके साथ में लगती है अफगानिस्तान की सीमा? हमारे लद्दाख के साथ में इसकी सीमा लगती है। तो सबसे लंबी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो याद रखना, बचपन में MBA काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किससे लगती है, सबसे छोटी सीमा किससे लगती है। क्रम भी पूछता है, इसमें पहला आ जाएगा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, फिर इधर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनके साथ में इसकी सीमा लगती है। तो क्रम याद रखना ज़रूरी है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पिछली क्लासेस में जितने भी जलडमरू मध्य इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के, वो भी कवर कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, एक नए क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ में लगती हैं, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम का आकार कैसा है? अंगूठे के आकार का है। इधर से पश्चिम में नेपाल से सीमा लगती है और पूरब में लगती है भूटान से और उत्तर की इसमें इसकी सीमा लगती है चीन से। तो काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं कि पश्चिम सीमा कौन साझा करता है, किस देश के साथ सिक्किम की लगती है, पूरब के साथ किसकी लगती है और उत्तर के साथ में किसकी लगती है। तो पश्चिम में नेपाल, पूरब में भूटान और उत्तर में चीन से अपनी सीमा को सिक्किम लगाता है। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है और चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होता है। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में डुरंड रेखा में भारत ना दे करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान दे देगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा था। 1947 में ये अलग हुआ, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा हो गई वो डुरंड रेखा हो गई है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं है तब भारत लगाइएगा, भारत नहीं है तो ऑप्शन में अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों है तो उसके साथ जाना है।
आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। कल को आगे की वीडियो में देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहनत करते रहिए, बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप। कल की क्लास में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए गाइस, क्लास करेंगे शुरू। और क्लास में आज पढ़ते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक रचना और धरातल के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। हमारा भारत है, उत्तर में आपको पर्वतीय प्रदेश मिलेंगे सारे, उसके नीचे आपको नीचे मिल जाएगा ये प्रायद्वीप का पठार मिलेगा, यहाँ पर विशाल मैदान मिल जाएगा गंगा यमुना का, और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान मिलेंगे। कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। बताइए पश्चिमी घाट पर कितने राज्य हैं? पश्चिमी घाट पर कितने राज्य आपको इस साइड में मिलते हैं? उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, उसके बाद में वृद्ध या महान हिमालय, उसके बाद में आता है आपका लघु हिमालय, और सबसे नीचे आता है बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक भी कहते हैं। इसका क्रम लगाने के लिए बार बार पूछा गया है, 2500 बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर इसका क्रम लगाना है। ट्रांस हिमालय को देखेंगे, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये भी पूछा गया है, ये काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है। देखिए ट्रांस हिमालय का मतलब होता है, ट्रांस मतलब पार हिमालय, हिमालय से बाहर का भाग जो है, मतलब हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये भारत के बाहर वाला ट्रांस हिमालय, नीचे आएंगे तो महान हिमालय, उसके नीचे आएंगे लघु हिमालय, और सबसे नीचे आ जाएगा आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंदर ही जो काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर की श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय में आती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम काफ़ी बार पूछा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। और जॉस्कर के नीचे पीर पंजाल है, पीर पंजाल लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, इसको भी याद रखना है। काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर का भी क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8100 मीटर है इसकी ऊंचाई, और भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की पूछेगा, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है हमारी K2। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। काफ़ी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, माउंट एवरेस्ट के साथ चले जाते हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट में भारत में न होकर के नेपाल में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा गया है कि K2 किस पर्वत श्रेणी की एक चोटी है? तो याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? K2, जो भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय तथा वृद्ध हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन अलग करता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वनडे एग्जाम में नहीं, लेकिन PCS वगैरह में काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच में इन दोनों को कौन अलग करता है? तो याद रखिएगा, इनको सिंधु सांगपो सिचर जोन इनको अलग करता है। आगे बढ़ेंगे, वृद्ध हिमालय की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई औसतन कितनी है? 6000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा। सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? तो याद रखना है, वृद्ध हिमालय का भाग है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। कंचनजंगा है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि ये भी वृद्ध हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। गाइज, इनको बार बार एग्जाम्स में, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाइए या इनका पूर्व से पश्चिम की तरफ, ऐसे भी आता है। तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, सिक्किम, और ये नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा। नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ इनका क्रम पूछेगा तो याद रखना,
पर्वत, कश्मीर, नंदा देवी, कामेत, नाम और ये कंचनजंगा, और उसके बाद में नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। आगे चलेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय या महान हिमालय भी महान लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। देखिए इधर ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, वृद्ध हिमालय, महान हिमालय, उसके बीच में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के नीचे महा हिमालय या शिवालिक, तो इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधार और नाग टिब्बा की श्रेणियां लघु हिमालय का ही भाग है, लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये मसूरी जितने भी पर्यटक स्थल हैं ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है कि पीर पंजाल कश्मीर में स्थित है, ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बना था कि पीर पंजाल किस हिमालय में है, तो ये लघु हिमालय में स्थित है। इसका बार बार रिवीजन करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो बार बार इनको देखिए, क्वेश्चन लगाइए, बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बाह्य हिमालय, ये हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय, बार बार मुंह से बोलिए, जितना बोलेंगे उसको याद होता रहेगा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, यह बाह्य हिमालय। हिमालय क्वेश्चन बनता है हिमालय का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी श्रेणी कौन सी है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। हिमालय को सिडनी पुराड ने नदियों के क्रम में कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। किसने, सिडनी पुराड में। पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु से सतलज के नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कहीं आपको कश्मीर हिमालय मिलेगा, कहीं पर पंजाब हिमालय मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच का भाग पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय नाम से पता चल जाएगा, उत्तराखंड में। सतलज से काली नदियों के बीच का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, कुमाऊं हिमालय, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय सबसे लंबा है और इसी में सबसे सर्वाधिक ऊंची चोटियां भी नेपाल हिमालय में मिलती है। काली और तीस्ता नदियों के मध्य में 800 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। तीस्ता नदी कहाँ पर, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर से निकलती है, इसको भी याद रखना है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य से के बीच के भाग को असम हिमालय बोलते हैं और इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। एक बार देखिएगा, ये हमारे भारत का ये वाला भाग है, ये ट्रांस हिमालय, उसके बाद का नीचे का शिवालिक, नीचे वाला भाग है। शिवालिक सबसे दक्षिणी ये इसकी श्रेणी है। तो यहाँ से जो पंजाब हिमालय है कैसे याद करेंगे, ट्रांस हिमालय के बाहर से यानी मानसरोवर में तिब्बत में मानसरोवर के पास से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु और सतलज दोनों नदियां इसी के पास से निकलती हैं। सिंधु नदी यहाँ से निकलकर जम्मू कश्मीर होते हुए इधर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और तिब्बत में मानसरोवर के पास से ही राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है और ये भारत में बहते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है यही पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये सतलज नदी हो गई, सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो भी क्षेत्र होगा वो कौन सा कहलाएगा, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं से यहाँ पर सिक्किम के बीच का जो स्थान होगा ये कौन सा कहलाएगा, ये नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र ये दिहांग अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। बहुत होश पोश हो गई थी। फिर एक बार देखिए, सिंधु सतलज के बीच का भाग पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच का कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच का नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का भाग कौन सा होगा, असम हिमालय। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे बनता है, नदियों का बीच का भाग मध्य का पूछ लेगा कौन सा हिमालय है, ऐसे भी बन जाएगा। ऐसे बनता है कि इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका क्रम लगाइए, तो पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं, फिर नेपाल और फिर असम हिमालय। तो सबसे पूछा था सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, तो ये नेपाल हिमालय। नदी के क्रम के विभाजन किसने किया है, नदी के क्रम के हिसाब से सिडनी बुराड ने। किसने, सिडनी बुराड ने। आगे बढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। ये भारत का सबसे पुराना पठार होता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से मिलकर बना है। आग्नेय चट्टानें सबसे पुरानी होती हैं क्योंकि यही अग्नि के ज्वालामुखी के लावा से निकल करके मिलकर बनती हैं। अरावली की पहाड़ी गुजरात में पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई हैं।
कैसे? ये अरावली की श्रेणियां हैं, गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। आप लोग बताइएगा, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ये भी 2500 बार एग्जाम्स में अलग अलग पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस काल में हुआ है, तो याद रखना है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। भारत का रूर प्रदेश किसको कहते हैं? बहुत बार पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। पहले छोटा नागपुर का पठार ये बिहार में आता था, लेकिन जैसे ही बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड अलग राज्य बन गया तो छोटा नागपुर का पठार अपनी खनिज संपदा लेकर के कहाँ चला गया? झारखंड में अब चला गया। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। पढ़ने का मजा तभी है जब आप उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ों से करंट से लिंक करते हुए पढ़ें। अब याद रखिएगा, औरंगाबाद जो है ज़िला, इसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ आप लोग जानते हुए, अजंता एलोरा की गुफाएं जानते हैं, तो इसी से याद रखना है अजंता की पहाड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है और इसका ये भी पूछा जाता है किस पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर भारत का विशाल मैदान जिसमें हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? इनका क्रम भी पूछा जाता है। भावर प्रदेश है, बांगर, खादर और तराई प्रदेश। लेकिन ये इनका सही क्रम नहीं है। सही क्रम याद रखिएगा, पूछा जाता है शिवालिक। शिवालिक के गिरिपद के नीचे, मतलब शिवालिक के नीचे आपको क्या मिलेगा? भावर प्रदेश मिलता है। शिवालिक के नीचे मान लीजिए कि शिवालिक की चोटियाँ हैं, इनके नीचे का जो भाग होगा भावर होगा। यहाँ पे क्या होगा? मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे और नदी जैसे होती है शिवालिक से नीचे जब आती है तो यहाँ पर नदी विलुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। विलुप्त नहीं बोलेंगे, लुप्त बोलेंगे, मतलब दिखाई नहीं पड़ती है, पत्थरों के बीच में ऐसे खो जाती है। जैसे ही इसके आगे चलती है तो तराई प्रदेश मिल जाएगा आपको, ये तराई प्रदेश मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है? मच्छरों का प्रकोप बहुत होता है, दलदली स्थान होता है, ये रहने जगह लायक जगह नहीं होती क्योंकि इसमें बीमारियों का भंडार होता है। एक एक उंगली के बराबर यहाँ पर मच्छर पाए जाते हैं। तो ये तराई प्रदेश हो गया। तराई के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा मिल जाएगा? ये बांगर प्रदेश मिल जाएगा। बांगर को पुराना जोड़, इसको बांगर को क्या बोलते हैं? पुराना जलोढ़ के नाम से जाना जाता है। और बांगर के नीचे मिलता है खादर, जिसको क्या कहते हैं? खादर को नया जलोढ़ कहते हैं। तो इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम याद रखिएगा। शिवालिक के नीचे आपको मिलेगा भावर प्रदेश, भावर के नीचे मिलेगा तराई, तराई के नीचे बांगर जिसको पुराना जलोढ़ बोलते हैं, और बांगर के नीचे मिलेगा खादर जिसको नया जलोढ़ बोलते हैं। और खादर पे ही हर वर्ष नदियाँ ला करके अपना गाद यहाँ पर जमा करती रहती है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? नया जलोढ़ बोलते हैं। और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है। काफ़ी बार एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। द्वीपीय भागों की बात करेंगे। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 कुल द्वीप हैं अंडमान और निकोबार में। इसमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में है और लगभग 22 द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार के नाम से इसको जानते हैं। 550 कहाँ पर है? अंडमान में। और 22 द्वीप कहाँ पर है? निकोबार में। पूछा जाता है अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? 10 डिग्री। अंदर से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसमें भी मध्य उत्तरी अंडमान दे देगा, मध्य, दक्षिणी या लघु। तो याद रखिएगा, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे बढ़ेंगे। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, स्टार लगा लीजिए। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान पर है, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ? अरब सागर में स्थित है और इसको मूंगा द्वीप भी कहते हैं क्योंकि मूंगा यह प्रवालों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कॉय को अलग करता है।
8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी कॉय को अलग करता है। और अभी मैंने बताया कि 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। एक बार देखिए यहाँ पर सबसे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये मिलेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बीच में मध्य अंडमान, उसके बाद में मिलेगा दक्षिणी अंडमान और सबसे नीचे मिलेगा लघु अंडमान। नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि दक्षिण अंडमान है तो सबसे दक्षिण में होगा ना, दक्षिण अंडमान जो है लघु अंडमान के उत्तर में स्थित है और सबसे नीचे जो है वो लघु अंडमान है और उसके नीचे है ग्रेट निकोबार या ग्रेट नहीं कार निकोबार है। कार निकोबार और लघु अंडमान के को कौन अलग करता है, ये 10 डिग्री चैनल इनको अलग कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। बार बार इसको पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कितना भी पढ़ लेंगे रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगली क्लास में देखेंगे अपवाह तंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अपवाह तंत्र के साथ, तब तक के लिए बाय। हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। नदियों से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। चलिए पढ़ेंगे गाइस। अपवाह तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री के गोमुख हिमनद से निकलकर ये हरिद्वार के पास आकर मैदानों में प्रवेश करती है और ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती हुई कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अपने जल का प्रवाह करती है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। फिर से देखिए एक बार, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है। कहाँ पर है, असम में। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये अलग अलग पूछा गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। फिर से देखेंगे, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए ये अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है और वहाँ पर ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ताप्ती नदी बैतूल के पास से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, दूसरी सबसे लंबी नदी कैसी है, ताप्ती नदी। ये दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो याद रखना है उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और उज्जैन में ही महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार उनका घटता हुआ क्रम। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी कितनी है, 1400 किलोमीटर है। नर्मदा 1312 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 800 है और ताप्ती की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। तो इनको याद रखना, क्वेश्चन दोनों तरीके से बनता है, या तो इनको घटते से बढ़ते हुए क्रम में दे देगा या बढ़ते से घटते हुए क्रम में पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है नर्मदा और ताप्ती किस घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती अब किस ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। आगे देखेंगे भारत की नदियाँ। इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर क्लास यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट एक हिमनद से इसका उद्गम होता है। 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन भारत में इसकी 1114 किलोमीटर है और बाकी ये कहाँ पर बहती है, पाकिस्तान में बहती है। ये अपना जो मुहाना कहाँ पर बनाती है, ये अपने जल का संगम कहाँ पर करती है, ये अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। चिनाब नदी लाहौल जनपद हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलकर कहाँ पर अपने जल को गिराती है, सतलज नदी से मिल जाती है और ये सतलज नदी के रूप में
सतलज नदी सिंधु नदी से मिलते हुए कहाँ चली जाती हैं, ये अरब सागर में पहुँच जाती हैं। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया, बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका जो संगम है वो चिनाब नदी से होता है, यानी रावी चिनाब में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग अविभाजित जम्मू कश्मीर झरने के पास झरने से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चिनाब नदी में ही ये मिल जाती है झेलम नदी। थोड़ी दूर के लिए झेलम नदी नौका गम्य भी है, लेकिन चिनाब नदी नौका गम्य नहीं है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई से निकलकर 470 किलोमीटर बहते हुए हरी के कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। ये पंचनद में एक ऐसी नदी है जो केवल भारत में बहती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है, क्योंकि किससे मिल जाती है, ये सतलज नदी से ही भारत में ही मिल जाती है। सतलज की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है, समुद्र तल से 4455 मीटर। सतलज और सिंधु मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं और सतलज सिंधु नदी में अपने जल को गिराती है। सतलज नदी की लंबाई भारत में अगर बात की जाएगी तो 1050 किलोमीटर है और कुल लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। गंगा नदी के बारे में सारे लोग जानते हैं, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, समुद्र तल से 2900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ये किस तट से मिलती है, बाएं तट से मिलती है कि दाहिने तट से मिलती है, सॉरी तट नहीं, बाएं ओर से मिलती है कि दाहिनी ओर से मिलती है, आप लोग बताइएगा। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, कन्नौज के निकट मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रामगंगा नदी जो है वो कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए जो नदी बह रही है ना, उसके ही दिशा में अपने को खड़े कर लीजिए। इधर से जो नदियाँ मिलेंगी वो बाईं तरफ की हो गई, इधर से जो मिलेंगी वो सारी दाहिनी तरफ की हो गई। तो यमुना नदी जो है गंगा नदी में दाहिनी तरफ से मिलती है और रामगंगा नदी जो है ये इसके बाईं ओर से मिलती है। आगे चलेंगे, शारदा जिसको काली या सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, सरयू नदी के तट पर ही स्थित है अयोध्या। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिलाम हिमनद कहाँ पर है, तो याद रखना उत्तराखंड में है मिलाम हिमनद, और मिलाम हिमनद से ही शारदा या काली नदी निकलती है। और बहराम घाट के पास ये घाघरा नदी में अपने जल को गिरा देती है। गंडक नेपाल से निकलती है, 2425 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और गंगा नदी में पटना के पास सोनपुर में आकर के ये गंगा से मिल जाती है गंडक नदी। कोसी गोसाईथान चोटी के उत्तर में नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कोसी नदी किसके लिए विख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात है, बाढ़ के लिए, क्योंकि जब ये मैदान ये इसके ऐसे प्रवृत्ति क्यों है, सुनिए। गोसाईथान की जब चोटी से निकलती है, ये मतलब हिमालय की श्रेणी से निकलकर जब बहुत तेज़ी से वहाँ से आती है, तो जैसे ही ये बिहार में आती है तो अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थर कंकड़ बहा कर लेकर आती है और जो इसके मार्ग में आकर वो अवरुद्ध कर देते हैं। इसीलिए कोसी नदी का पता ही नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ अपना रास्ता चली जाती, कहाँ से कहाँ तक अपना रास्ता अपना मोड़ लेती है, और इसी कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, प्रयागराज में। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मऊ के निकट से निकलती हुई यमुना नदी में इटावा के पास में आकर मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी एग्जाम में कि चंबल नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है, तो याद रखना है चंबल नदी यमुना में इटावा के समीप मिलती है। चंबल नदी कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी में इटावा के पास मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना नदी में ये हमीरपुर के पास आकर मिलती है। देखिए क्वेश्चंस तो वही होते हैं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, इसीलिए वो थोड़ा डीप में पूछने लगा, घुमा फिरा कर पूछेगा। बस पहले पूछ लिया करता था कि चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। अब चंबल यमुना में कहाँ पर आकर मिल रही है, तो इटावा में। बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलेगी, हमीरपुर में।
आगे चलेंगे, सोन नदी अभी बताया था, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में पटना के पास आकर के मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है, 2900 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं है, 916 किलोमीटर है। बाकी कहाँ 3 देशों से बहती है, कहाँ से, तिब्बत यानी ये चाइना से बहते हुए भारत में आएगी और बांग्लादेश में चली जाती है। पद्मा नदी यानी गंगा के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है, यानी ये अरब सागर की नदी है, अरब सागर में जाकर अपने जल को गिराती है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, पूछा भी गया है। ताप्ती नदी ये भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश से और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में अपने जल को लेकर जाके गिरा देती है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां बार बार बता रहे हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं। माही नदी विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। देखिए ये क्या है, ये जो गुजरात का इलाका है, नीचे वाली खाड़ी है खंबात की, ऊपर वाली ये खाड़ी किसकी, कच्छ की खाड़ी है। तो ये नदियाँ यहाँ से बहकर आ रही हैं तो अपने जल को यहाँ गिरा देती हैं और ये इधर क्या है, अरब सागर है, सारे लोग जानते हैं। माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ पर, राजस्थान में ये कहाँ से निकलती है, सपोज दैट ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है, माही नदी यहाँ से निकलती है तो ये राजस्थान में जाकर ये बहते हुए राजस्थान में 2 बार कर्क रेखा को काटते हुए ये अपने जल को कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में गिराती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। लूनी नदी यह अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में ही ये खो जाती है, समुद्र तक ये नदी नहीं पहुँच पाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के पास से निकलकर 851 किलोमीटर लंबाई में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप अपने जल को गिरा देती है। शिप्रा नदी कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, चंबल नदी में यह जाकर के मिल जाती है। तो छिप्रा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। साबरमती अरावली पर्वत से उदयपुर में निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। ये भी साबरमती भी पश्चिम की ओर बहती है और साबरमती के तट पर ही अहमदाबाद बसा हुआ है। बनास चंबल की सहायक नदी है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र तो हम लोग जानते हैं, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जिसको हम लोग नहीं जानते वो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखना, बनास किसकी सहायक नदी है, ये पूछा हुआ है, चंबल की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलकर राजसमंद जिले से निकलकर चंबल में जाकर के अपने जल को विसर्जित कर देती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, इनकी लंबाई भी याद रखना है, ठीक है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग से निकलकर 800 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपने जल को गिरा देती है। गोदावरी की बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र में कहाँ से निकलेगी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। 2500 बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। प्रायद्वीप की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, बस याद रखना कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। यानी तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। तुंगभद्रा है, भीमा है, ये सारी किसकी नदियाँ हैं, कृष्णा की ही सहायक नदियाँ हैं। पेन्नार नदी नंदी श्रेणी की चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ही अपने जल को गिरा देती है। पेरियार सारे लोग जानते हैं, केरल से निकलती है और ये अरब सागर में अपने ही जल को गिरा देती है। हुगली नदी ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर कौन से हैं, देखिए दिल्ली और आगरा यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, सारे यमुना के तट पर बसे हैं। और दिल्ली, और अभी याद रखिएगा अभी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। बरेली की बात करेंगे तो रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। मथुरा यमुना के किनारे है। कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। प्रयागराज सारे लोग जानते हैं गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा के तट पर है।
कन्नौज भी गंगा के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग में इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट रखिएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर है? ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर गोमती के तट पर, लखनऊ गोमती के तट पर। बद्रीनाथ अलकनंदा फिरोजपुर सतलज के किनारे, कोलकाता हुगली के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे, और ब्रह्मपुत्र पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली। कोटा राजस्थान का चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ। ये किसी एग्जाम्स में पूछा, या तो आईएएस के एग्जाम में या यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद ये साबरमती के तट पर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के तट पर। हैदराबाद ये भी काफ़ी बार पूछा है, मूसी नदी के तट पर है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम के किनारे है। कुरनूल तुंगभद्रा कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक ये किसके किनारे है? गोदावरी के। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के तट पर है। आप लोग बताइएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तिरुचिरापल्ली कावेरी के तट पर है। ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे बसा है। लुधियाना सतलज के किनारे, और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन मैचिंग में दे देगा या डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम देखेंगे। ईश्वर का स्थान, निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयागराज इलाहाबाद को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहते हैं। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि। त्योहारों का नगर काफ़ी बार पूछा हुआ है, मदुरै को कहते हैं। कहाँ पर है ये? चेन्नई तमिलनाडु में। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहते हैं। गुलाबी शहर सारे लोग जानते हैं जयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है कश्मीर को, और भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं खज्जियार। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। दक्षिण का कश्मीर कहते हैं केरल को। मेघालय में ही गारो, खासी और जैंते हैं। कुकी जनजाति अभी यहाँ पर चर्चा में आई थी, क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी विवाद भी चला था। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, और राजस्थान का धर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, और 7 टापुओं का नगर भी किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? गोदावरी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का बगीचा बंगलुरु। महलों का शहर कोलकाता। भारत का मसालों का बगीचा केरल। छोटा नागपुर की रानी कहते हैं नेत्राहाट झारखंड में। पर्वतों की रानी मसूरी सारे लोग जानते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कानपुर को कहा जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद। झीलों का नगर है श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी, और बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की झीलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा क्या सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। देखेंगे कौन सी झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। वेरीनाग झील। वेरीनाग झील कहाँ पर मिलती है? जम्मू कश्मीर में। जितनी भी नाग से झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील ये राजस्थान। सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है, लेकिन खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो है वो चिल्का है। याद रखना, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। सात ताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल ये भी उत्तराखंड में है, और रूपकुंड जो है वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पर है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लोकटक झील मणिपुर में है, और इसमें ही केबुल लामजाओ आपको नेशनल पार्क मिलेगा।
अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, जयसमंद झील राजस्थान, डीडवाना झील राजस्थान और देवताल झील उत्तराखंड में है। याद रखना जितनी नाग वाली झीलें हैं मोस्टली वो जम्मू कश्मीर में है और ताल वाली जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। काफ़ी बार इनसे अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, मैचिंग में पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। चिल्का झील उड़ीसा की, ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी है। कौन सी? चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। बेम्बानाथ केरल में है और इसमें नौकागम्य प्रतियोगिता भी होती है। अष्टमुडी झील केरल में, पेरियार झील ये भी केरल में स्थित है। समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें क्या कहलाती हैं? लेगून कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है उड़ीसा में, जो खारे पानी की एक लेगून है। अभी बताया था खारे पानी की लेगून है कौन सी? चिल्का झील। पूछा जाता है ऑप्शन में इनमें से कौन सी लेगून झील नहीं है, तो याद रखना चिल्का झील ये कैसी है? लेगून झील है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लेगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। अष्टमुडी झील केरल की लेगून झील है और केरल में लेगून को कयाल कहा जाता है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मणिपुर में है लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी कैसी है? मीठे पानी की झील है। और लोकटक झील में ही केबुल लामजाऊ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मिलता है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो लोकटक झील में स्थित है। काफ़ी बार इसका नाम पूछा गया है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास से निकलती है और फुलहर झील से ही गोमती नदी निकलती है। एकमात्र ऐसी नदी है ये जो कहाँ से निकलती है? मैदान से निकलती है। फुलहर झील पीलीभीत में उत्तर प्रदेश के माधो टांडा से निकलती है और फुलहर झील गोमती नदी से निकलती है। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। पिछली क्लासेस में बताया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है। अभी बताया था सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील वो चिल्का उड़ीसा में है। ये अंतर्देशीय झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। कहाँ पर? यूटी है, संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी लेगून, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे बड़ी खारे पानी की सांभर झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो लोकटक झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है और ये क्रेटर झील है। लोनार झील उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया था कि लोनार झील का कैसे बनी है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये उल्का पिंड गिरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में। पहले ये आंध्र प्रदेश में थी, जैसे ही तेलंगाना इससे अलग हुआ तो ये तेलंगाना में चली गई हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। आगे चलेंगे। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानाथ झील केरल की एक लेगून झील है और अभी बताया था कि केरल में लेगून को क्या कहा जाता है? कयाल कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है पुलिकट। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में 2500 बार पूछा गया है। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। क्वेश्चन बनता है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है, या पुलिकट झील के पास या किनारे पर कौन बसा हुआ है? ये बसा है श्री हरिकोटा, यहाँ पर स्थित है। श्री हरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कहाँ पर? पुलिकट झील के तट पर। भारत के प्रमुख जलप्रपात इंपॉर्टेंट हैं। जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। बार बार इसको बोलते रहिए, बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी पूछा जाता है किस नदी पर है, तो शरावती पर है। किस राज्य में है?
तो ये किस पर है? कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती पर। चित्रकूट के नाम से उत्तर प्रदेश पर नहीं जाइएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात सारे लोग इससे परिचित होंगे, ये स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। लोध या बूढ़ा घाघ, ये पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है, कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, जोग गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में, ऊंचाई 253 मीटर है इसकी। चित्रकूट, इनकी सबकी लंबाई याद नहीं रखना है, इनकी ऊंचाई, बस इनको याद रखिएगा किस नदी पर है और किस स्थान पर है। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़, शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटक पर, गौतम धारा या जोन्हा राढ़ू नदी झारखंड में है, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में, लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है और झारखंड में ये स्थित है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक में गोकक घाट प्रवाह की सहायक नदी है। दशम जलप्रपात कांची नदी पर है, कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। पाईकारा जलप्रपात पाईकारा नदी पर तमिलनाडु में है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। याद रखना है, नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकल के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। और धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल को भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, जो भी आगे का टॉपिक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज शुरू करेंगे भारत की जलवायु। क्लास शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कहीं उष्णकटिबंधीय नहीं लिखा रहता है तो सिर्फ मानसूनी जलवायु रहता है, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। ग्रीष्मकाल में जो मानसूनी हवाएं होती हैं, ये भारत का जैसे मैप है, तो भारत का जो ग्रीष्मकाल होता है उसमें जो हवाएं होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। और जब मानसून आता है तो सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर होता है और लगभग वो 15 जुलाई तक पूरे संपूर्ण भारत में वो अपने को कवर कर लेता है। ठीक है, ये सारी पवनें हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। और शीतकाल में जो हवाएं होती हैं वो उत्तर पूर्व से चलकर दक्षिण पश्चिम की तरफ वापस आती हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं। शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून, या जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, लौटते हुए मानसून से चेन्नई के तट पर ये वर्षा करती हैं, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं की जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतुएं चक्रवत पाई जाती हैं। मतलब भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं? 4 ऋतुएं। कौन सी हैं? शीत ऋतु है, ये 16 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक, जो अभी चल रही है। और शरद ऋतु आती है 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी और फरवरी में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। अभी मैंने बताया कि जो तमिलनाडु का तट है, मतलब चेन्नई पे जो वर्षा होती है कब होती है? कोरोमंडल तट भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं तमिलनाडु का तट रहेगा और कहीं पर चेन्नई रहेगा। तो लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत है, जब यहाँ से मानसून लौट रहा होता है तो ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके, देखिए भारत के मैप में एक बार दिखा देते हैं ऐसे करके, ये जो हमारा भारत है, प्यारा भारत, यहाँ पर जो चेन्नई का तट है ना वो ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा बना हुआ है। जब लौटते हुए मानसून से हवाएं अपनी बंगाल की खाड़ी से आती हैं तो ये पूर्वी तट के समानांतर बहती हैं और कहीं
ये कृष्णा गोदावरी के तो तट पर थोड़ी बहुत बारिश करती हैं, लेकिन इन हवाओं के रास्ते में कौन आ जाता है? कोरोमंडल का तट आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है शीत ऋतु में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैशाखी और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। काल बैशाखी नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैशाखी कहते हैं और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, जबकि कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है और कर्नाटक में कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ये लिखा भी है, कर्नाटक और दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है और ये कॉफ़ी के फूलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। केरल में आम्र वर्षा के लिए लाभदायक होती है ये हवाएं। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में, विशेषतः केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू को सारे लोग जानते हैं, गर्मियों में कितने लोग लू लग जाती है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है और केरल राज्य में लगभग पूरे वर्ष भर क्या होती है? बारिश होती रहती है। कुछ ही महीनों पे यहाँ पर बारिश नहीं होती है। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है और ये एक कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। 9.2 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी जो होती है, अरब सागर शाखा की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। आगे बात करेंगे, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहते हैं, क्योंकि मानसून इस टाइम में क्या होता है? लौटना शुरू कर देता है। अब पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ हैं। पहले है पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी को। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, बांगर और खादर होती है। बांगर कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, क्योंकि इसमें नदियों के बाढ़ के द्वारा यहाँ पे क्या होता है? गाद निक्षेप लाकर जमा कर दिए जाते हैं, जिससे ये उपजाऊ बनी रहती है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जब हम लोग हिमालय पढ़ा रहे थे तो आपने देखा था ये शिवालिक का पद है। शिवालिक के गिरिपथ के नीचे आपको क्या मिलेगा? भावर मिलेगा और भावर के नीचे, भावर में क्या होती है? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। भावर के बाद में तराई क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नदियाँ दिखाई देने लगती हैं, दलदली क्षेत्र होता है। और इस तराई के बाद में आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा? ये बांगर मिलेगा और बांगर के नीचे खादर मिलेगा। इसका क्रम याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है और क्रम लगाने के लिए दिया जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट मिलते हैं। काली मिट्टी, जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चरनोजिम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी इसको कहते हैं और कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता होती है और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है और सूख करके मोटे मोटे में उसमें क्या बोलेंगे, मोटे मोटे गड्ढे टाइप जो होते हैं उस टाइप से बन जाते हैं। इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लाल मिट्टी को याद रखिएगा। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। लाल मिट्टी लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है और ये मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में भी पाई जाती है। उर्वरकों का प्रयोग करके इसको थोड़ी बहुत खेती यहाँ पर होती है, लेकिन ये प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि ही होती है। लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी में कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी किधर मिलती है? लगभग
पश्चिमी घाट और ये इधर पूर्वी घाट के आसपास में लेटराइट मिट्टी मिलती है। इसमें कोकोआ, काजू, चाय और इलायची की खेती की जाती है। कृषि की प्रमुख विधियों को देखेंगे। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों का उगाना। जो जल में पौधों को उगाते हैं बिना मिट्टी के, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पोमोकल्चर बोलते हैं, फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर कहेंगे, और सब्जी के उत्पादन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम्स देते हैं और इसमें क्वेश्चंस लगाते हैं तो पता होगा इससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। और पिसीकल्चर मत्स्य पालन को, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। फ्लोरीकल्चर फूलों के उत्पादन और वर्मी कल्चर केचुए उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उनसे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र हैं, कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बार बार रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितने आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछेंगे, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल की क्लास में पढ़ाया था, अगर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। परियोजना का नाम देखेंगे, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इससे संबंधित राज्य हैं। पोंग बांध या व्यास बांध, ये काफ़ी बार एग्जाम में पोंग के नाम से पूछा गया है। व्यास नदी पर है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का ये संयुक्त परियोजना है। व्यास पंचनद में एक ऐसी नदी है जो भारत में ही रहती है और ये पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना व्यास और सतलज के संगम पर है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की ये परियोजना है। चंबल परियोजना की बात करेंगे तो चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये परियोजना है। हीराकुंड बांध सारे लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महानदी पर स्थित है और कहाँ पर है? ओडिशा में। इससे मैचिंग में काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या अपने छोटे छोटे नोट्स में लिख लीजिए। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड से संबंधित है। कोसी परियोजना ये कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में। जो कोसी नदी है ये नेपाल के गोसाई थान से निकलकर बिहार में बहती हो। बिहार में इसको कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक और तेलंगाना संबंधित राज्य हैं। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश संबंधित हैं। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल से संबंधित है। फरक्का ये एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा और भागीरथी पश्चिम बंगाल में। जब गंगा गोमुख हिमनद से निकलती है तो भागीरथी के नाम से ही आती है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में आकर गंगा और यमुना के संगम पर इसको जब जन्म मिल जाती है तो इसको गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और यमुना जब मिलती है तब ये गंगा कहलाती है। और गंगा ये पश्चिम बंगाल में जा करके अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलकर। काकरापार ये गुजरात में है, तापी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा का विषय भी है, करंट में काफ़ी इसका अभी बात भी चल रही है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात में। एग्जाम में पूछा गया है, मैं इसलिए बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप लोग उनको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। पोचमपाडू श्री राम सागर गोदावरी नदी पर तेलंगाना से संबंधित। बगलिहार चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, इससे संबंधित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तेलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। दुलहस्ती चिनाब पर है, जम्मू और कश्मीर में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। याद कैसे रखेंगे? तू झेल। तुलबुल परियोजना किस पर है? झेलम नदी पर, तू झेल जम्मू कश्मीर में। सरहिंद नहर सतलज नदी पर पंजाब में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में। राणा प्रताप सागर चंबल में राजस्थान में। और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? याद रखिएगा गाजर गा से गांधी सागर चंबल पे, ये चंबल की परियोजना है। गाजर से याद रखेंगे गाजर यानी गांधी सागर चंबल पे मध्य प्रदेश में। बाकी जो है
जवाहर सागर, और ये राणा प्रताप सागर चंबल पर ही हो, किस राज्य में है? ये सो है राजस्थान में। शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कावेरी नदी पर कर्नाटक से संबंधित है। बाण सागर सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। शरावती नदी पर कर्नाटक में। हसदेव बंगो परियोजना हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। हसदेव वन भी हैं छत्तीसगढ़ में, ये भी चर्चा का विषय थे कुछ दिन पहले, करंट में काफ़ी ये चर्चा में थे। शारदा सहायक परियोजना शारदा गोमती सई कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मच्छकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कहीं कहीं पर आपको मच्छकुंड भी मिलेगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मच्छकुंड ऐसे लिखा रहेगा, सॉरी क्या हो रहा है, ये ऐसे लिखा रहता है मच्छकुंड, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की परियोजना है, मच्छकुंड नदी पर है। कंगसावती, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, पूछा हुआ है। कंगसावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में। भीमा, पावना और कृष्णा पर है, महाराष्ट्र राज्य में। घाट प्रभा नदी पर परियोजना है, किस राज्य में है? कर्नाटक में। रिहंद उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। रामगंगा परियोजना रामगंगा पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और इडुक्की परियोजना की अगर बात करेंगे तो ये किस पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में स्थित है, ठीक है। आज की क्लास में ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, अगली क्लास में ये तो खनिज भंडार हैं, इनको नहीं, ये करंट का विषय है, इनको तो बाद में पढ़ लेंगे। जो आगे का है ये रेल परिवहन है, जितने भी इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे परिवहन। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। 8-10 मिनट के वीडियो होते हैं, उसको भी आप लोग पूरा नहीं देख पाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज का कौन भाग नहीं है? तो याद रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगर आते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आगे बढ़ेंगे। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सब पहला स्थान है, कर्नाटक का दूसरा, गुजरात का तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे चलेंगे। गाइज, ये थोड़ा टॉपिक बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। रेल परिवहन में बात कर लेंगे तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलती है डलहौजी के टाइम पीरियड में। भारत में पहली रेलगाड़ी तार डाक की सेवा ये डलहौजी के काल में ही होती है। और भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई जाती है, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये तीनों ही क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और किसके टाइम पीरियड में चली थी? तो तीनों ही चीज़ें याद रखनी है। भारत में 3 प्रकार की लाइन है, ये स्टेटमेंट के रूप में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ी लाइन जिसकी चौड़ाई होती है 1.67 मीटर, मीटर लाइन की चौड़ाई होती है 1 मीटर, और जो छोटी लाइन होती है वो 762 मिलीमीटर या 710 मिलीमीटर होती है। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है मुंबई में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली। फिर से देखिए, मध्य रेलवे का मुंबई है, पूर्वी रेलवे का कोलकाता और उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली में है। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। पहले गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में हुबली सिद्धारूढ़ स्वामी जी कर्नाटक में ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में इसका मुख्यालय स्थित है। गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, इससे मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को बोर लग रहा होगा लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर, छोड़िएगा नहीं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में।
ये इम्पोर्टेंट है यूपी वालों के लिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है यूपी के एग्जाम में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। आगे बात करेंगे पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। ये भी पूछा हुआ सवाल है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली कर्नाटक में, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे ये एकमात्र ऐसा मेट्रो है जो रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोलकाता में स्थित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 18वां जो रेलवे जोन है वो यही जोड़ा गया है, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। आगे बढ़ेंगे। पहले अभी मैंने बताया, पहले गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो था ये सबसे लंबा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्वामी सिद्धरूढ़ रेलवे स्टेशन जो रेलवे प्लेटफॉर्म में सबसे लंबा हो गया है। कहाँ पर है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान है जो 5 अप्रैल 2016 में चलाई गई थी, किंतु ये WAP 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात करेंगे तो वंदे भारत है और उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया था ट्रेन 18 के बारे में। वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम ट्रेन 18 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो वर्तमान समय में अलग अलग वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। सर्वप्रथम भारत में जो मेट्रो रेल का प्रारंभ होता है वो कहाँ पर होता है? कोलकाता में होता है। ये क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। भारत में पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसके नैनी के मध्य से संपन्न हुई थी। 2500 बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली हवाई उड़ान कब शुरू हुई थी? 1911 में। कहाँ से संपन्न हुई थी? प्रयागराज से। प्रयागराज के नैनी या मिर्ज़ापुर में अपनी भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है, ये भी यहीं से होकर के गुजरती है। ये पिछली क्लासेस में सारा पढ़ाया हुआ है। लिंक करते हुए चलिए, थोड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था और ये प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन भी करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोची विमानपत्तन है। अब पढ़ेंगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये डायरेक्ट भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, और मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदिरा गांधी, सारे लोग जानते ही हैं इसको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद है। छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में बाबतपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जयपुर में। मंगलुरु, ये भी मंगलुरु कर्नाटक में है। केम्पेगौड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी लगाई गई थी, ठीक है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है, वीर सावरकर। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची केरल में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ये भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है, क्योंकि जो नाम से लगे, किसी राज्य के नाम से, शहर के नाम से, वो तो पता चल जाएंगे, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। बताइएगा इसका नाम बदलकर क्या हुआ है, बदला भी गया है कि नहीं बदला गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमोसी। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला और दूसरा नेशनल वाटरवे को पूछा जाता है। पहला है
प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है, इसकी दूरी है 1620 किलोमीटर और स्थापना होती है 1986 में। क्वेश्चन पूछा जाता है पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, और इसकी जो लंबाई है ये पूछी जाती है, इसकी दूरी तो 1620 किलोमीटर इसकी दूरी है, दोनों को याद रखना है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखिएगा, बाकी और भी देख लीजिए। तीसरे की अगर बात करेंगे तो कोल्लम से कोट्टापुरम केरल के बीच में है, 205 किलोमीटर इसकी दूरी है। और चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो काकीनाडा मरक्कानम गोदावरी कृष्णा नदी के क्षेत्र में है, 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई या दूरी है। गेवनखली तलचर पारादीप उड़ीसा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 623 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 की अगर बात करेंगे तो लखीमपुर भंगा, ये लखीमपुर कहाँ पर है बताइए, ये यूपी वाला लखीमपुर है कि ये असम वाला लखीमपुर है। लखीमपुर भंगा 121 किलोमीटर इसकी दूरी है। पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया, मैचिंग में भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह, ये यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं। कोलकाता हल्दिया में है, हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में स्थित है। मुंबई हवाई नहीं, प्रमुख बंदरगाह जो मुंबई है ये अरब सागर में स्थित है, क्योंकि इधर देखिए एक मिनट, ये भारत का अगर नक्शा है तो इधर मुंबई है, इधर विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, कोलकाता है, पश्चिम बंगाल, ये सारे क्या है, ये पूर्वी तट वाले हो गए। जो जितने पूर्वी तट के हैं ये बंगाल की खाड़ी में होंगे, और जो पश्चिमी तट वाले हैं ये सारे अरब सागर में होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। मुंबई अरब सागर महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश में, कोचीन अरब सागर केरल में, पारादीप, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो ये मैचिंग में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखना। पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में, मुर्मुगांव या मार्मो गोवा भी लिखा रहेगा तो याद रखने का, गोवा में ये स्थित है। कांडला काफ़ी बार पूछा गया है, गुजरात में स्थित है। नावा शावा जिसका नाम बदलकर अभी जवाहर बंदरगाह भी हो गया, जवाहर सागर नहीं, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, ये है महाराष्ट्र में। और न्यू मंगलोर है अरब सागर में कर्नाटक में। एन्नोर ये तमिलनाडु में स्थित है, स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वो कहाँ पर है, अलंग, ये कहाँ पर है, गुजरात में अवस्थित है। आज की क्लास कंप्लीट होती है, कल को हम लोग देखेंगे भारत के उद्योग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा। बाय। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3 ईयर क्लासेस। भारत के भूगोल में आज पढ़ेंगे भारत के उद्योग। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रमुख बंदरगाह देखे थे और परिवहन से संबंधित जानकारी हासिल की थी। चलिए पढ़ेंगे भारत के उद्योग को, इससे संबंधित जो भी बातें हैं उनको कवर करते हैं। भारत के उद्योग, लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले देखेंगे। आधुनिक भारत में पहली बार लोहे का सफल उत्पादन किया गया था 1870 ईस्वी में। कहाँ पर, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार लोहे का सफल उत्पादन कहाँ पर शुरू किया गया था, तो या तो पश्चिम बंगाल रहता है ऑप्शन में, नहीं तो कुल्टी ज़्यादातर रहता है, तो याद रखिएगा कुल्टी में हुआ था 1870 में। 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड, पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट था, बाद में 2000 में 15 नवंबर 2000 में इसको तोड़ करके अलग कर दिया और झारखंड अपनी खनिज संपदा लेकर बिहार से अलग हो गया। तब से 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान के जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि टिस्को की स्थापना कब की गई और ये कहाँ पर है, तो 1907 में साकची में की गई थी। साकची बहुत लिखा रहता है ऑप्शन में, तो टिस्को भी रहता है शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो इसका पूरा नाम भी याद रहता है, इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ, इनकी स्थापना कब होती है और किस स्थान पर है, उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। बंगाल आयरन एंड वर्क्स कंपनी, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में इसकी स्थापना होती है और कहाँ पर है ये, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, स्थापना 1907 में होती है, साकची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में होती है, बर्नरपुर पश्चिम बंगाल में।
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना होती है 1923 में भद्रावती कर्नाटक में। मिलान में बहुत क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो ये बहुत बार पूछे जाते हैं। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में। ऑप्शन में उड़ीसा रहता है, राउरकेला नहीं रहता। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में होती है। कहाँ पर? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर नाम से पता चलेगा पश्चिम बंगाल में है। 1959 में ही इसकी भी स्थापना होती है पश्चिम बंगाल में। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना 1964 में होती है, बोकारो झारखंड में। इससे क्वेश्चन मैचिंग में बनते हैं, पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना कहाँ पर हुई थी? छत्तीसगढ़ में। और इनको पहले ऐसा अरेंज करने के लिए देता है कि इनको क्रम से लगाइए, किसकी स्थापना पहले हुई थी और किसकी बाद में हुई थी। इसलिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे किसकी सहायता से इनकी स्थापना हुई थी? तो ट्रिक याद रखिएगा, बीरू भीरू राज दुबे, यानी बोकारो की जो स्थापना होती है वो रूस की सहायता से होती है, बीरू। अब भीरू, बीरू भीरू, भी से भिलाई और इसकी भी रूस से होती है। बीरू भीरू राज दुबे, राउरकेला की जापान के साथ, जर्मनी की सहायता से होती है। और राज दुबे, दुबे मतलब जो ये दुर्गापुर है इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की जाती है। राउरकेला याद रखिएगा उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बोकारो झारखंड में स्थित है। सलेम नाम से पता लग रहा है कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1972 में। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर की स्थापना 1959 में होती है। उसके बाद में बोकारो की होती है 1964 और सलेम की होती है 1972 में। ये पांचों बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 1971 में स्थापना होती है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाने की स्थापना 1971 में होसपेटे कर्नाटक में होती है। अब एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे तो भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर लगा था? पश्चिम बंगाल के JK नगर में स्थापित किया गया था। कब? 1937 में। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना हुई थी। और बाल्को कहाँ पर है? ये कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। कैसी है ये? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां, बाल्को, इसकी स्थापना होती है किसके सहायता से होती है? रूस की सहायता से, यानी सोवियत संघ की सहायता से बाल्को की स्थापना होती है। कहाँ पर? कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में। कोयना महाराष्ट्र ऑप्शन में कम रहता है, बाल्को के साथ में छत्तीसगढ़ कोरबा को पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम के लिए ये जाना जाता है। नालको, इसकी स्थापना होती है दामनजोड़ी उड़ीसा में और फ्रांस की सहायता से इसकी स्थापना होती है। आगे चलेंगे। हिंडाल्को यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में USA की सहायता से होती है। ये भी याद रखना है किसकी सहायता से होती है। अब क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो बदल रहा है। पहले पूछता था डायरेक्ट हिंडाल्को कहाँ पर है, किसकी सहायता, कहाँ पर है? ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। अब पूछता है किसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई? तो USA की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। हिंडाल्को JK नगर पश्चिम बंगाल में, मुरी झारखंड और अलवाई केरल में स्थापना होती है कनाडा की सहायता से। और माल्को की स्थापना होती है इटली की सहायता से चेन्नई, मैटूर, सलेम तमिलनाडु में। किसकी सहायता से? इटली की सहायता से। वेदांता की बात करेंगे तो झारसुगुड़ा उड़ीसा में इसकी स्थापना होती है किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट रखिएगा, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइज अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करिए। सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। और भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में लगाई गई थी कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। ये असफल रही थी। और भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 में लगाया जाता है, जो सफल होता है कहाँ पर? बम्बई में कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा स्थापित किया गया था।
भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। ये यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, मुझे नाम याद नहीं है किस में पूछा है, लेकिन इसको पूछा गया तो याद रखिएगा। पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 में लगा था, बम्बई में कावसजी नानाभाई डावर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आगे बात करेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और पहले इसका नाम हेली था, बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। अभी रामगंगा नाम करने की बात चल रही है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ रहे थे, किसी वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। अब यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, अभयारण्य की सही वर्तनी यही है। कहीं कहीं पे आपको इसमें आधा भा रहता है जो कि वो शुद्ध वर्तनी नहीं है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, हिंदी वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा इसको। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इसका नाम परिवर्तित करने की बात चल रही है, रामगंगा नाम करने की बात हो रही है। आगे चलेंगे। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट का हेली नाम था, लेकिन अभी क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और अभी भी इसके नाम परिवर्तन की बात हो रही है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, अभी बताया। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। भारत की जनजातियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजातियां एग्जाम में ज़रूर पूछता है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को प्राप्त है ये अधिकार। ये पॉलिटी में क्वेश्चन बनता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बात करेंगे भारत और अंटार्कटिका पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही कहाँ से? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे, कहाँ से? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 और 1983-84 के बीच में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में है। गंगोत्री के नाम से उत्तराखंड में जाना नहीं है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री भारत का शोध केंद्र है। अंटार्कटिका में पहला शोध केंद्र थे 1983-84 को इसको स्थापित किया गया था, लेकिन ये वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये अभी भी पूछा जाता है। भारत में अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की गई थी और भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लॉर्ड्समन हिल्स में स्थित है। क्वेश्चन तीनों पूछे गए हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री अंटार्कटिका में और भारतीय भी ये हमारे भारत का अनुसंधान केंद्र है। आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, किस संघ राज्य क्षेत्र में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सारे लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। जब ये बना था तो उत्तर प्रदेश में ही था, अब उत्तर प्रदेश से कट करके अलग हो चुका है। कौन? उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड का भाग हो गया है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर भद्रा ये कर्नाटक में है। सोमेश्वर भी कर्नाटक में स्थित है। पलामू झारखंड में स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए तेजी से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश।
गिर और नल सरोवर गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, भद्रा, बांदीपुर, सोमेश्वर ये तीनों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। पलामू झारखंड में, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। मानस राष्ट्रीय उद्यान 2500 बार पूछा गया सवाल है, असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। फिर से एक बार देखिए राजस्थान वालों को, केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़, सरिस्का, बार बार बोलिए, याद हो जाएंगे। केवलादेव, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और सरिस्का कहाँ पर है? ये राजस्थान में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। बोरीवली जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। भितरकनिका उड़ीसा में है। किसके लिए जाना जाता है आप लोग बताइएगा? सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, नंदन कानन ये भी उड़ीसा में स्थित है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। जितनी भी मलाई वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादातर तमिलनाडु में ही स्थित है, इस बात को थोड़ा याद रखिएगा। पेरियार केरल में, पराम्बीकुलम ये भी केरल में स्थित है। दम्फा मिजोरम में, कहीं कहीं डम्फा भी लिखा रहेगा तो याद रखना है ये कहाँ पर है? मिजोरम में। कान्हा पेंच ये मध्य प्रदेश में है। दाचीगाम जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ ये भी जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ कौन सा है? तैरता हुआ पार्क यहाँ पर है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ है, याद रखना। भगवान महावीर मोल्लेम वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से, तो याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, अबोहर पंजाब और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कल को देखेंगे जनजातियाँ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। भारत के भूगोल में आज हमारा लास्ट टॉपिक है जनजातियाँ। इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जितने भी भारत के भूगोल में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, नदियां हैं, आबहवा तंत्र है, सब कुछ कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिएगा। एक कंपाइल करके वीडियो दे देंगे जिससे कि आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिएगा, बार बार उसको देखते रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे जनजातियाँ। इससे पहले आप लोगों से 2 सवाल है, बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं? सेंटिलीज, ओंगे, जारवा, शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती हैं। शोम्पेन, जारवा, सेंटिलीज, ओंगे ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। अगर आप लोग देते हैं एग्जाम तो पता होगा जनजातियाँ, तो ये देखेंगे बार बार पूछा हुआ है। तमिलनाडु में है टोडा, कोटा, कनिकरण, कुरुम्बा। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनिकरण, टोडा और कोटा। टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत चोटी पर। नीलगिरी पर्वत चोटी पर टोडा का निवास स्थान है। टोडा, कोटा, कोटा के नाम से राजस्थान पे नहीं जाना है। कोटा जनजाति भी तमिलनाडु में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश की जनजातियों की अगर बात की जाए तो चेंचू, कोया, गडाबा, लंबाडा, सवारा ये नाडी जनजातियाँ हैं। लंबाडा और चेंचू काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। चेंचू और लंबाडा जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तेलंगाना में भी कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया और गडाबा आंध्र प्रदेश से कटकर ही तेलंगाना बना है, इसलिए ये जनजातियाँ यहाँ पर भी पाई जाती हैं। पंजाब में पाई जाने वाली जनजाति है सांसी। केरल के अंतर्गत मलयन, पुलिया, कुरुमनर, उराली और कादर जनजातियाँ कहाँ पर हैं? केरल में। कर्नाटक में पारधी, यारावा, नेकदा। गुजरात के अंतर्गत भील, चारण, कोली भील जनजाति पूछी जाती है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और उसके बाद में गोंड का स्थान आता है। महाराष्ट्र में है भील, धनवार, कोली, वर्ली, गोंड। वर्ली जनजाति काफ़ी बार पूछी हुई है, कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना महाराष्ट्र में। राजस्थान में मीणा,
भील, गरसिया, सहरिया, कोली और डमोर जनजाति राजस्थान में है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। गुज्जर और गद्दी काफ़ी बार पूछा हुआ है, याद रखना। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर की जनजातियों की बात करेंगे तो बकरवाल और गुज्जर ये मुस्लिम जनजाति है। गद्दी और चांगपा यहाँ पर पाई जाती है। चांगपा जनजाति कश्मीर में, बकरवाल जनजाति, गुज्जर और गद्दी। गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश होता है और ये हिमाचल प्रदेश की ही मुख्य जनजाति है गद्दी। लद्दाख की बात करेंगे तो बाल्टी, बेटा, वोट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डार, शिन, गर्रा, सोम और पुरिगपा जनजातियाँ लद्दाख में हैं। भूटिया नहीं, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और थारू जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे उड़ीसा की जनजाति के बारे में तो मुंडा, खरिया काफ़ी बार पूछी हुई है। भूमिज, संथाल, हो, कोल, उरांव और संवर जनजाति कहाँ पर है? उड़ीसा में। उरांव भी बहुत बार पूछी गई है तो याद रखना, उरांव और मुंडा जनजाति भूमिज, खरिया उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में है संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर जनजाति। और एक जनजाति और है झारखंड की तमरिया, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, आरओ के एग्जाम में भी इसको पूछा हुआ है तो याद रखना, अलग से नोट कर लीजिए। तमरिया जनजाति झारखंड में है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल और कमार जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड और अबू झमारिया कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, कुकी और मिकिर जनजाति मेघालय में मिलती है, इंपॉर्टेंट है। मेघालय में फिर से देख लीजिए, गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर कहाँ पर मिलेगी? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में ये पहाड़ी भी हो। खासी जनजाति खासी पहाड़ी के अंतर्गत ही मौसिनराम में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश इसके अंतर्गत होती है। मणिपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मणिपुर में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं तो यहाँ की जनजाति पूछी जा सकती है। मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है कुकी और मैडी। फिर से देख लीजिए, कुकी और मैडी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। नागालैंड में नागा और कछारी जनजाति। मिजोरम में हजोंग, पावी, मिजो। फिर से बोलिए, मिजोरम में हजोंग, पावी और मिजो जनजाति मिजोरम में। त्रिपुरा में हलाम, रियांग और त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, ये इस पर टिक कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है। आपातानी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। मिशमी, सिंगपो और अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कुकी, बोडो। देखिए, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में भी पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति असम में भी पाई जाती हैं। और कार्बी, कुकी, बोडो कहाँ पर है? ये असम में। लेकिन मिकिर कहाँ पर पाई जाती है? मेघालय में। आगे चलेंगे, पश्चिम बंगाल में लोधा, भूमिज, संताल, लेपचा। लेपचा सिक्किम में ही पाई जाती है। ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो भी अगर दोनों रहेगा तो आप लोग सिक्किम के साथ जाइएगा। लेपचा और भूटिया जनजाति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार, याद रखना सिक्किम में पाई जाती है लेपचा, भूटिया। मणिपुर याद रखना है, इस बार इंपॉर्टेंट है। कुकी और मैडी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और ये लद्दाख में पाई जाने वाली जनजाति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है। गद्दी जनजाति काफ़ी बार पूछी गई है, इस पर टिक करिएगा। आगे है ये अंडमान निकोबार की जनजातियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। और टोडा जनजाति भी काफ़ी बार पूछी गई है, पूछा जाता है टोडा जनजाति का निवास स्थान कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी। और ये पूछा जाता है कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखना है थारू जनजाति मनाती है। आज ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ में भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे आप लोग बताइएगा, भारतीय इतिहास को शुरू करें, आधुनिक इतिहास को शुरू करें या फिर अर्थव्यवस्था को शुरू किया जाए। हमारा भूगोल और हमारा पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो गया आज। अब आप लोग बताइएगा, जो आप बोलेंगे वही शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।